सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये लेक्चर बेसिक लेक्चर होगा। बेसिकली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज, किस तरह से कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा सीरीज़ में या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और उसके साथ साथ हम कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज का लेक्चर टोटली बेसिक लेक्चर होगा जो आपको फॉर्मूले समझाएगा और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या आपको यूज़ करना है अप्रोच, वो मैं आपको यहाँ पे आज डिस्कस करके बताऊँगा। तो बहुत ही बेसिक लेक्चर होने वाला है आज का। जिनको डेरिवेशन वगैरह में दिक्कत होती है, डेरिवेशन वगैरह समझना है, तो यहाँ हम डेरिवेशंस भी करेंगे सेपरेटली। पहले तो सीरीज़ के लिए करेंगे, उसके बाद हम पैरेलल के लिए करेंगे। इसके बाद जो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे इस बेसिक लेक्चर के बाद करने का, क्योंकि बेसिक अगर आप समझ जाओगे फॉर्मूला कैसे लगाना है, कब क्या फॉर्मूला लगेगा और चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब आप समझ जाओगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स भी लेंगे जहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वहाँ पर मैं आपको अप्रोच बताऊँगा किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। आज का लेक्चर बेसिक लेक्चर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे। मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं और मेरे साथ साथ सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली लिखते भी जाएं, और लिखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद रिवाइज़ भी कर लेना एक बार, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखो, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दो टॉपिक्स आते हैं, मतलब दो टाइप्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। पहला तो होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपने नहीं पढ़ा था 10th क्लास में, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था ना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो फॉर्मूला थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है। उसमें हम करंट को लेकर के बात करते थे, यहाँ पे हम चार्जेस को लेकर के बात करेंगे। वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस था, बट फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस में सीरीज़ का फॉर्मूला लगता था वो यहाँ पे पैरेलल में लगेगा, और रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का फॉर्मूला लगता था वो सीरीज़ में लगेगा। ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग, और इस लेक्चर के बाद आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप बेसिक क्वेश्चंस सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से कर लोगे इस लेक्चर के बाद, तो प्रॉपर्ली इसको समझना। तो पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज के लेक्चर में हम दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सो व्हाट इज़ दिस सीरीज़ कॉम्बिनेशन? किस तरह से हम कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं? तो देखो, जब आप कैपेसिटर्स को एक साथ, मतलब कि मान लो कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है और इन तीनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस हम अज्यूम कर लेते हैं C1, C2 एंड C3। इस कैपेसिटर का ये फर्स्ट टर्मिनल जो एक प्लेट से कनेक्टेड है, सेकेंड टर्मिनल और सेकेंड कैपेसिटर का फर्स्ट टर्मिनल। ध्यान से देखो, ये है पहला कैपेसिटर, ये है दूसरा कैपेसिटर और ये है तीसरा कैपेसिटर। तो जब आप पहले वाले कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से इस तरह कनेक्ट करो कि पहले का सेकेंड प्लेट सेकेंड वाले का फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड हो। जैसे देखो, फर्स्ट वाले कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट, सेकेंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट, दोनों कनेक्टेड है। उसी तरह से सेकेंड कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट और थर्ड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट, मतलब इस तरह से लाइन में कनेक्ट करना है। मतलब कि इस तरह से एक एंड कैपेसिटर का दूसरे वाले के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा, हर एक कैपेसिटर का बाद वाला एंड, मतलब लास्ट वाला एंड, दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट वाले एंड से कनेक्टेड होगा। तो इस सीरीज़ को हम कहते हैं इस कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब हम यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं। मान लो हम V वोल्ट का बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली बैटरी प्रोवाइड करता है। बैटरी गिव्स अस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेट अस सपोज V है। अब इसमें आपको दो बातें याद रखनी है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। पहला चीज़ तो ये कि चार्ज सेम रहेगा, चार्ज
in each capacitor, charge in each capacitor remains same. और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखना है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट. पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट. अब ये कैसे हुआ ये समझ लेते हैं. देखो सीरीज़ और पैरेलल में रेजिस्टेंसेस के केस में मान लो कि सारा रेजिस्टेंसेस जब सीरीज़ में कनेक्ट होता था तो हम करंट ड्रॉ करते थे पॉजिटिव टर्मिनल से. यहाँ से जब करंट आता था तो करंट अगर पैरेलल में होता था रेजिस्टेंसेस तो करंट डिवाइड कर जाता था. यहाँ देखो अगर इस तरह से हम समझें कि चार्ज यहाँ से ये जो प्लेट है ये प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज है. इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है तो मान लेते हैं प्लस क्यू. इसमें कितना नेगेटिव चार्ज है मान लेते हैं माइनस क्यू. तो जितना चार्ज यहाँ से निकलकर इस फर्स्ट वाले कैपेसिटर में जाएगा उतना ही चार्ज यहाँ से निकल कर आगे जाएगा, उतना ही चार्ज यहाँ से निकल कर आगे जाएगा और फाइनली उतना ही चार्ज वापस से बैटरी में चला जाएगा. आप जितना भी चार्ज बैटरी से निकालोगे आपको वापस उतना चार्ज बैटरी को देना पड़ेगा. ये बात याद रखना कि जितना चार्ज आप बैटरी से ड्रॉ करो, जितना चार्ज बैटरी से निकालो, सारे सर्किट में चार्ज घूमने के बाद वापस से बैटरी को उतना ही चार्ज मिलना चाहिए. अब यहाँ देखिए, यहाँ तो कोई जंक्शन है नहीं. जंक्शन मतलब क्या कि मान लो ये वायर है आपके पास और यहाँ पर 3 रास्ता है वायर के पास. तो यहाँ से कुछ चार्ज गया होगा तो इस पॉइंट पर चार्ज के पास 3 रास्ते हैं अलग अलग. तो यहाँ पे चार्ज चला जाएगा Q1, यहाँ पे चला जाएगा Q2 और यहाँ पे आ जाएगा Q3. बट यहाँ पे तो सिर्फ एक ही रास्ता है ना. इस तरह से सिर्फ एक ही सर्किट है, एक ही रास्ता है, कोई जंक्शन तो है नहीं. तो जितना चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर में होगा उतना ही चार्ज सेकंड कैपेसिटर में होगा, उतना ही चार्ज थर्ड कैपेसिटर में होगा. तो इसीलिए चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिमेन्स सेम. तो मान लो इसके ऊपर चार्ज है Q, तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना होगा. अगर इसके ऊपर चार्ज Q है, जस्ट अ सेकेंड, अगर इसके ऊपर चार्ज Q है तो इसके ऊपर भी चार्ज Q होगा और इसके ऊपर भी चार्ज Q होगा. ये बात याद रखना है. चार्ज हर एक कैपेसिटर में सेम होता है, बराबर होता है, अलग अलग नहीं होता है. हर एक कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है. अब पोटेंशियल की बात कर ले. देखो यहाँ से हमने चार्ज ड्रॉ किया था Q, सारा चार्ज मूव करते 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 वापस से बैटरी को कितना चार्ज मिला Q. बात बराबर है, समझ गए. यहाँ से चार्ज Q फ्लो किया, यहाँ से चार्ज Q फ्लो किया, यहाँ से Q फ्लो किया. तो इस तरह से फ्लो करते 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 बैटरी को कितना चार्ज मिला वापस Q. अब नेक्स्ट चीज़ है, हम देख रहे हैं पोटेंशियल. पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर में पोटेंशियल कुछ वेस्ट हो जाता है, कुछ पोटेंशियल खर्च हो जाता है. देखो इस वाले कैपेसिटर को देखो अगर, तो यहाँ पे इस कैपेसिटर में यहाँ से पोटेंशियल कुछ गया होगा. इस कैपेसिटर में मान लो V1 पोटेंशियल खर्च हो गया, इस कैपेसिटर में V1 पोटेंशियल खर्च हो गया. इस कैपेसिटर में V2 पोटेंशियल खर्च हो गया और इस कैपेसिटर में कुछ पोटेंशियल खर्च हो गया. ठीक है, या फिर इस तरह समझो पोटेंशियल कुछ और खर्च हुआ होगा. पोटेंशियल खर्च होने के बाद इसमें इससे आगे V1 गया, फिर उसके बाद खर्च होने के बाद V2, फिर खर्च होने के बाद V3. मतलब ये मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक कैपेसिटर में पोटेंशियल अलग अलग होगा. एक में होगा V1, एक में होगा V2 और एक में होगा V3. सब में अलग अलग पोटेंशियल होगा लेकिन चार्जेस सब में सेम होगा. ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस 2 वायर के बीच में पोटेंशियल तब तक सेम रहेगा जब तक कोई और सर्किट एलिमेंट ना आ जाए. जैसे एक एग्जांपल लो, ये मेरे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल मान लेते हैं और यहाँ से एक हम रेजिस्टर ले लेते हैं. रेजिस्टर तो आपको पता ही है, इसीलिए मैं यहाँ पे रेजिस्टर का एग्जांपल ले रहा हूँ. 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा रेजिस्टर्स. यहाँ पे रेजिस्टर है. मान लो ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है. इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट और इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल है 0 वोल्ट. तो बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया. डिफरेंस हो गया 15 माइनस 0 मतलब 15 वोल्ट. दैट मीन्स इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल है 15 वोल्ट. अगर मैं यहाँ से एक और वायर लेकर के एक और रेजिस्टर जोड़ दूँ तो अब बताइए इन 2 रेजिस्टर्स के बीच क्या पोटेंशियल है और इन 2 रेजिस्टर्स के बीच क्या पोटेंशियल है.
चलो यहाँ से पोटेंशियल हम आगे बढ़ेंगे, इस वायर से हम आगे बढ़ेंगे। जब तक कोई सर्किट एलिमेंट ना मिले तब तक पोटेंशियल चेंज मत करना। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे गए, हमें ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल वही होगा जो इसका पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल है 15 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हो जाएगा 15 वोल्ट। फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे, यहाँ पर भी हमें कोई सर्किट एलिमेंट मिला नहीं, तो इसका पोटेंशियल भी वही होगा जो इसका पोटेंशियल होगा, मतलब 15 वोल्ट। अब हम इससे इधर बढ़ते हैं आगे। इस पॉइंट से जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे हमें सर्किट एलिमेंट मिल गया। सर्किट एलिमेंट क्या होता है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स या फिर इंडक्टर। मैग्नेटिज्म में आप पढ़ोगे इंडक्टर भी होता है। तो इस तरह का जो एलिमेंट होता है, मतलब जो सर्किट में आ जाए, वहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो खर्च होने लगता है, तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मान लो कि जब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस रजिस्टर में 2 वोल्ट का पोटेंशियल खर्च हो गया, मतलब वेस्ट हो गया। तो इसके बाद आगे पोटेंशियल कितना जाएगा? तो यहाँ था 15, यहाँ से आगे गए 2 वोल्ट खर्च हो गया। खर्च होने के बाद कितना बचा? 15 - 2 13, तो यहाँ से आगे जाएगा 13 वोल्ट। इसीलिए यहाँ पर हम पोटेंशियल सेम नहीं कर सकते। अब इस पोटेंशियल का अलग होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर गया। इसे कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप करना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एनीवेज यहाँ पे देख लो, यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल है 15 वोल्ट। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमें एक सर्किट एलिमेंट मिल रहा है। अगर यहाँ पे सर्किट एलिमेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप किया होगा। मतलब यहाँ पे इसके बाद जो ये पॉइंट है वायर का, इस पॉइंट पे पोटेंशियल चेंज हो गया होगा। अब क्या होगा यहाँ का पोटेंशियल हमें नहीं पता। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम दूसरे तरफ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पोटेंशियल चेंज हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ो, देखो वायर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा वायर है। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट। जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का था, सेम पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा, सेम पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा, क्योंकि बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है। याद रखना है, जब भी सर्किट एलिमेंट आ जाए तो पोटेंशियल चेंज कर देना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सर्किट एलिमेंट आ गया, अब पोटेंशियल चेंज कर जाएगा। यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे, सर्किट एलिमेंट आ गया, देखो पोटेंशियल चेंज कर जाएगा। अब फाइनली ये देखो कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस और इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना था। तो इसका एक एंड 15 वोल्ट पे था, एक एंड 0 वोल्ट पे था। तो 15 - 0, ये पूरा क्या 15 वोल्ट पे मेंटेन्ड है? यस। उसी तरह से इस रेजिस्टर का ये एंड है 15 वोल्ट, ये एंड है 0 वोल्ट। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 15 वोल्ट। मतलब ये हुआ कि इस वाले रेजिस्टर, नीचे वाले रेजिस्टर में भी पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है और ऊपर वाले में भी पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी कोई सर्किट एलिमेंट आ जाए बीच में तो पोटेंशियल वहाँ चेंज हो जाता है, वहाँ पे पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। ठीक है, करंट चार्ज की हम बात करेंगे बाद में। पैरेलल में चार्जेस अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ से मान लो कुछ चार्ज Q निकला, तो इस चार्ज को यहाँ पे 2 रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। यहाँ चला जाएगा Q1 और यहाँ चला जाएगा Q2। ठीक है, अब पोटेंशियल सेम रहता है बट चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं। चार्ज इंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता, इंडक्टर है नहीं है या फिर कोई सर्किट एलिमेंट है नहीं है, वो बात की बात है। मैं यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल समझ रहा हूँ, तो चार्ज अभी रहने दो, चार्ज हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ये आप लिख लो वहाँ पे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर में चार्जेस हर कैपेसिटर में सेम होगा और पोटेंशियल हर कैपेसिटर में अलग अलग होगा, क्योंकि वायर जब यहाँ से देखो, यहाँ से जब आगे बढ़ोगे तो मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल है V, तो यहाँ से देखो कोई भी आगे में कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं मिल रहा है हमें इस वायर में। लेकिन जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमें सर्किट एलिमेंट मिल गया, यहाँ कैपेसिटर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मतलब इससे आगे जो पोटेंशियल जाएगा वो चेंज हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। अब इसके आगे कोई दूसरा पोटेंशियल होगा, तो वो हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप किया V1, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप किया V2 और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप किया V3। एक और बात, पूरे सर्किट में जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, सारे पोटेंशियल को, पूरे सर्किट का पोटेंशियल को जोड़ दोगे तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे था उतना ही पोटेंशियल वापस से आपको मिल जाएगा, क्योंकि बैटरी से ही ना पोटेंशियल निकाल रहे हो, बैटरी से ही पोटेंशियल हम ले रहे हैं। पोटेंशियल मान लो इस पूरे बैटरी का 50 वोल्ट है, तो 50 वोल्ट यहाँ से निकला, कुछ यहाँ खर्च हुआ, कुछ यहाँ खर्च हुआ, कुछ यहाँ खर्च हुआ, फिर वापस से यहाँ कुछ पहुँचा। तो जितना भी पोटेंशियल यहाँ पे है सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? फाइनली V आ जाएगा। मतलब V1 + V2 + V3 किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा, क्योंकि ये सारा का सारा पोटेंशियल इसी बैटरी से निकल कर आ रहा है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। कैपेसिटेंस C = Q/V। इसको हम यूज़ करने वाले हैं, इस पूरे फॉर्मूले को। चलिए देखिएगा, मान लो कि हम इस पूरे कैपेसिटर के प्लेस पे सिर्फ सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहते हैं।
पूरा 3 कैपेसिटर के प्लेस पे हम सिंगल कैपेसिटर निकालना चाहते हैं, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा? क्या हम उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? अगर हमें इन तीनों के प्लेस पे सिर्फ एक कैपेसिटर लगाना हो तो हम ये फॉर्मूला से यूज़ कर पाएंगे, ये फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे कितना कैपेसिटेंस होगा। बिल्कुल, हमें देख लेना है कि सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और हमें देख लेना है सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस इंटायर सर्किट। दिस इज सी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस, सबका मतलब सेम है। कैपेसिटेंस चाहे इक्विवेलेंट बोलो, चाहे टोटल बोलो, चाहे नेट बोलो, ये चार्ज टोटल चार्ज देखना है आपको पूरे सर्किट में। ये V क्योंकि आप इसे टोटल ले रहे हो ना, ये सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस है। ये कैपेसिटेंस क्या है? सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस है। तो चार्ज भी पूरे सर्किट का होना चाहिए और पोटेंशियल भी पूरे सर्किट का होना चाहिए। ये बात समझ गए आप? चलिए अब हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके इस पूरे फॉर्मूले को, पूरे सर्किट को सॉल्व करेंगे। अब बताओ कि V1 जो है ये कितना होगा? इस C1 के पास पोटेंशियल कितना होगा? V1 इज इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला देखो, C1 इंटू Q, सॉरी C1 इंटू Q नहीं, V1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C1। मतलब ये कि फर्स्ट कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल है, तो फर्स्ट कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल है वो निकालने के लिए हम देख लेंगे इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सॉरी, तो इस कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? Q अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है। और इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? तो C1 है। मतलब V1 निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसमें कितना चार्ज जा रहा है और इसका कैपेसिटेंस क्या है। उसी तरह से अगर हम सेकंड कैपेसिटेंस का वोल्टेज निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो उसमें फ्लो करने वाला चार्ज डिवाइडेड बाई उसका कैपेसिटेंस C2। सिमिलरली V3 हम निकालना चाहते हैं तो Q डिवाइड कर देंगे चार्ज फ्लोइंग इन दैट कैपेसिटर डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। नाउ देख रहे हो चार्ज को Q1, Q2, Q3 नहीं लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि जितना चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है उतना ही चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है, उतना ही चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है। अब मैंने आपको बताया कि जितना भी टोटल पोटेंशियल है पूरे सर्किट में वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो आप इसे लिख सकते हो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये V क्या है? क्या ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल है? क्या जो बैटरी में पोटेंशियल है क्या इतना ही पोटेंशियल पूरे सर्किट को मिल रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल हाँ। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल। अगर हम सर्किट का टोटल पोटेंशियल देख रहे हैं तो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे इसका, उसमें सर्किट का टोटल चार्ज भी रहेगा और टोटल कैपेसिटेंस भी रहेगा। जैसे यहाँ पे V है, V का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई C। अगर हम सर्किट का टोटल सर्किट का टोटल पोटेंशियल देख रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर्किट में टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय सर्किट में टोटल कैपेसिटेंस कितना है। तो इस वाले सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं C इक्विवेलेंट। क्लियर है? इज इक्वल टू, अच्छा V1 का फॉर्मूला यहाँ देखिए, V1 है Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस, और V2 है Q डिवाइडेड बाई C2 प्लस V3 है Q डिवाइडेड बाई C3, Q डिवाइडेड बाई C3। तो अब यहाँ से आप देखो हम इसे लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या? टोटल सर्किट का कैपेसिटेंस क्या है, दैट इज इक्वल टू Q कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड दिस इज आवर रिजल्ट। Q से Q कट जाएगा क्योंकि पूरे सर्किट में जितना चार्ज फ्लो कर रहा था, मतलब बैटरी से जितना चार्ज निकला था उतना ही चार्ज तीनों कैपेसिटर में फ्लो करके वापस से बैटरी में उतना ही चार्ज गया। मतलब जितना चार्ज सर्किट में उतना ही चार्ज हर एक कैपेसिटर में। दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C3। क्या ये फॉर्मूला रेजिस्टर वाले फॉर्मूले से अलग है क्या? देखो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है इन सीरीज। अब इसी तरह का फॉर्मूला जब हम रेजिस्टर पढ़ते थे तो ये वाला फॉर्मूला हमें मिलता था पैरेलल में, लेकिन ये कहाँ मिला है? हमें सीरीज़ में मिला है ये। तो यही डिफरेंस है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस में। बस इतना ही सा डिफरेंस है, फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस आ जाता है और यहाँ पे करंट के प्लेस पे हम चार्ज यूज़ करते हैं। क्लियर है? समझ आ गया है सबको? आपको ये दो पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस अक्सर इससे पूछता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए और हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज है वो बताओ और हर एक कैपेसिटर का क्या पोटेंशियल है ये भी बताओ। तो अक्सर क्वेश्चन अलग अलग इस तरह से घुमा कर पूछा जाता है। समझ आ गया? तो यहाँ पे हम फिगर रब कर रहे हैं और इसमें कुछ और बातें भी करेंगे हम लोग। सो सीरीज में क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 बाई
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 3 कैपेसिटर है तो 3 रेजिस्टर्स रेसिप्रोकल में 3 कैपेसिटर रेसिप्रोकल में आ जाएगा, और अगर 3 से ज़्यादा है तो उतना। तो मान लो हमारे पास n कैपेसिटर्स है, 4 n कैपेसिटर्स इन सीरीज़। अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है n, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस डैश डैश डैश, या इस तरह से लिखो 1/C2 प्लस डैश डैश डैश। कहाँ तक जाना पड़ेगा? n नंबर तक। n कुछ भी हो सकता है, n 100 हो सकता है, 100, 1000, 1 लाख, कुछ भी हो सकता है, 50, 60 कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली इस तरह से आप लिख लोगे, ठीक है। बट अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर है ना, तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला हम बना लेते हैं शॉर्ट में, ताकि आप डायरेक्टली आंसर निकाल लो उसमें। फॉर टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल में अगर 2 कैपेसिटर है, मान लो C1 का वैल्यू है 2 पिकोफैरड और C2 का वैल्यू है 4 पिकोफैरड। ये 2 कैपेसिटर्स है और दोनों पैरेलल में है। तो हमने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, यही होगा, इजंट इट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताइए एलसीएम क्या आएगा इसमें? क्या एलसीएम C1 इंटू C2 आएगा? यस। ऊपर में क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2। ये 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। तो क्या C इक्विवेलेंट को हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, लिख सकते हैं क्या? तो जब भी 2 कैपेसिटर सीरीज़ में हो और दोनों अलग अलग हो, देखो दोनों अलग अलग है, एक 2 है एक 4 है, 2 कैपेसिटर्स अलग अलग कैपेसिटर्स पैरेलल में हो, तो इस वाले फॉर्मूले को छोड़ करके हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा और हम ज़्यादा इजीली आंसर निकाल पाएंगे। ऐसे तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, मान लो किसी पॉइंट पे तुम ये फॉर्मूला भूल गए तो परेशान नहीं होना है, आपको ये फॉर्मूला तो याद है, इसी फॉर्मूले से वो फॉर्मूला आ रहा है ना, तो इसको लगा सकते हो आप, या डायरेक्टली इसे भी याद रखोगे तो सिंपली तुरंत आंसर आ जाएगा। C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा? C1 इज 2 एंड दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4 2 जार 8 डिवाइडेड बाई 4 5 6 दैट इज 2 3 जार 6 2 4 जार 8। तो आंसर आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3 पिकोफैरड। बोलो समझ आया? समझ आया? तो इस वाले फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे। C इक्विवेलेंट फॉर 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसी वाले फॉर्मूले को हम इस तरह से लगा कर देखते हैं। आइए, जिस तरह से आप फॉर्मूला लगा रहे हो, अब हम इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं। 1 डिवाइडेड बाई C1 का वैल्यू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2 का वैल्यू 4, तो एलसीएम यहाँ पे आ गया 4, यहाँ आ गया 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3/4, विच इज़ इक्वल टू 3/4। वहाँ पे 4/3 आ रहा है बट यहाँ पे क्या आ रहा है? 3/4। क्या ये दोनों आंसर गलत है क्या? नहीं, आपने यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट निकाला है ना, वहाँ पे क्या है? C इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट इसके बराबर है, 1/C इक्विवेलेंट इज 3/4। तो जब C इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, है ना। अक्सर यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है क्योंकि आप कई बार इसको ध्यान में नहीं रहता है, हम ध्यान में नहीं रख पाते हैं, इसी के कारण हम इतना आंसर को मार्क करके आते हैं। ये नहीं करना है आपको। 1/C इक्विवेलेंट है 3/4, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसको जस्ट ऊपर कर लो, रेसिप्रोकल कर दो 4/3। तो देखो दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आया है, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आया, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ करो चाहे वो फॉर्मूला यूज़ करो। तो मैंने बता दिया 2 अलग अलग कैपेसिटर्स होंगे तो आप डायरेक्टली C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 यूज़ कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 के लिए भी हम बना सकते हैं फॉर्मूला, ऐसा नहीं है, 3 के लिए भी आप बना सकते हो। आप बनाकर कमेंट करो 3 अलग अलग कैपेसिटर्स। अगर हम यहाँ पे C1 C2 और C3 और एक का 2 माइक्रोफैरड, एक 4 माइक्रोफैरड और एक कोई और को अपने मन से ले लेना, मतलब 3 अलग अलग कैपेसिटर्स अगर ले लें हम, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इस तरह से आप कैसे बनाकर लिखोगे, इसको बनाकर ज़रा कमेंट करो। ऐसे आप सिर्फ 2 का ही याद करो, 3 वाला आप इसी को यूज़ करके बना लेना। ऐसे फॉर्मूला बताइए क्या होगा उसका। चलिए नेक्स्ट, एक तो ये हो गया, अगर n कैपेसिटर्स होंगे और अलग अलग होंगे, n डिफरेंट कैपेसिटर्स इन सीरीज़, तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। किसी भी तरह का कैपेसिटर होगा तो लगा सकते हो। तीसरा, मान लो तुम्हारे पास 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स मतलब C1 है C2 के बराबर,
C1 C2 बराबर है, मान लो ये C के बराबर है, C1 C2 किसके बराबर है, C के बराबर है। तो सिंपली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो दो कैपेसिटर का फॉर्मूला है ये, लगा लो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 दैट इज इक्वल टू C1 C2 किसके बराबर, C के बराबर। तो C1 के लिए भी C लिखेंगे, C2 के लिए भी C लिखेंगे, C इंटू C स्क्वायर हो जाएगा और C प्लस C क्या हो जाएगा 2C, ये C से ये C कट गया, मतलब आंसर क्या आ गया C/2। तो दो कैपेसिटर्स अगर आइडेंटिकल है, मतलब अगर इक्वल कैपेसिटर्स है दोनों, ठीक, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा दोगे, जितना कैपेसिटेंस उसका उसको 2 से डिवाइड करो, जितना कैपेसिटर है उससे डिवाइड कर देंगे, क्लियर। और अगर 3 होगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 होगा तो 4 से डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर 3 इक्वल कैपेसिटर है तो सीरीज़ में सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 सेम होगा तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 5 इक्वल कैपेसिटर्स होगा तो 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मानो कि मेरे पास कुछ कैपेसिटर्स है, देखिएगा एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास कुछ कैपेसिटर्स है इस तरह से, और सारा कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है, 2 नहीं 10 माइक्रोफैरड का ले लेते हैं, माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, सब सीरीज़ में है। क्या आपसे बोला गया कि आप निकालिए C इक्विवेलेंट, तो आप क्या करोगे, देखो सब इक्वल है ना, सब सेम है, तो 10 माइक्रोफैरड को डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10 विच इज़ इक्वल टू 5/2 माइक्रोफैरड। डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो आप, या फिर आप 1/C वाले फॉर्मूले से भी निकाल लो, वो भी सेम आंसर आएगा आपका। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, बताओ सारा का वैल्यू कितना है, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, तो 1 2 3 4, तो हो गया 4/10। ये किसका वैल्यू है, 2 2 जार 4 एंड 2 5 जार 10 विच इज़ इक्वल टू 2/5। ये 2/5 है, 1/C इक्विवेलेंट होना चाहिए यहाँ पे, 1/C इक्विवेलेंट। ये जो वैल्यू आया है ये 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू आया है, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, नेट नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, इसको अपोजिट कर दो, 5/2 माइक्रोफैरड। देखो यहाँ भी 5/2 आया डायरेक्ट फॉर्मूला से, और ये सॉल्व करके आया। तो इसी तरह से मान लो कि 4 इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्टेड है सीरीज में, 4 इक्वल कैपेसिटर्स हैं, 4 इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज, ध्यान देना सीरीज में होना चाहिए, 4 इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज, दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल। तो 4 इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मान लो सबका कैपेसिटेंस है C के बराबर, 4 इक्वल कैपेसिटर सीरीज में होगा तो C डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, C डिवाइडेड बाई 4, डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो ये करके। समझ आ रहा है सबको, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो किस रेशियो में ये कैपेसिटेंस डिवाइड होता है वो देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है कि नहीं, बोलो। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लो कि 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल मान लो है V1, इसका है V2, इसका है V3, क्योंकि तीनों सीरीज में है, पोटेंशियल अलग अलग होगा। इन तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज तो सेम होगा ना, क्योंकि सीरीज में, इसके ऊपर भी चार्ज Q, इसके ऊपर भी चार्ज Q, इसके ऊपर भी चार्ज Q। मान लो कि इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2 और इसका कैपेसिटेंस है C3। तो क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग है तो हम रेशियो निकालते हैं पोटेंशियल का क्या होता है, V1:2, V2:2, V3। देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा यहाँ से भी। जो भी रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये रिजल्ट्स आपको बहुत हेल्प करेगा आगे, जब आप इस तरह के कैपेसिटर्स वाले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे क्वेश्चंस जब करोगे तो ये रिजल्ट आप याद रखोगे तो आप उसमें से बहुत सारा रिजल्ट्स निकाल सकते हो। आंसर आप ऐसे खटा खटा के आंसर्स निकालोगे। तो यहाँ पे V1, व्हाट इज़ V1, देखो हम जान रहे हैं कि हमारा जो कैपेसिटेंस होता है C, दैट इज़ इक्वल टू
Q डिवाइडेड बाई V, इजंट इट? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। तो यहाँ से V का फॉर्मूला क्या बनेगा? V इज इक्वल टू Q बाई C, V इज इक्वल टू Q बाई C। तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा? V1 हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C1। क्योंकि Q हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सारे कैपेसिटर्स में चार्ज सेम है, इसीलिए Q1 नहीं लिख रहे हैं, वहाँ पे चार्ज सेम होता है सब में। इसका हो जाएगा Q बाई C2 और इसका हो जाएगा Q बाई C3। देखो चार्ज कट जाएगा यहाँ से, तो क्या रेशियो आ जाएगा? 1 बाई C1 इज़ टू 1 बाई C2 इज़ टू 1 बाई C3। क्या देख रहे हो आप? जो रेशियो होता है V1 इज़ टू V2 इज़ टू V3, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस, रेशियो ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस। मतलब ये जिसका पोटेंशियल ज़्यादा, जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस कम, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस कम, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया ना, ये रेसिप्रोकल है, ये V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। समझ आ गया? जैसे मान लो कि C3 बहुत ज़्यादा है, C2 कम है और C1 उससे भी कम है, सबसे ज़्यादा इन तीनों में C3 ज़्यादा है, तो C3 का पोटेंशियल सबसे कम होगा। इन्वर्स रिलेशन है, V ज़्यादा तो C कम, ओके, V कम तो C ज़्यादा, ये रिलेशन है। मतलब ये कि मोर इज़ द पोटेंशियल, मोर इज़ द पोटेंशियल, लेस इज़ द कैपेसिटेंस, लेस इज़ द कैपेसिटेंस। ये भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या फ़ायदा होता है कि डाइलेक्ट्रिक जब हम इंसर्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो हम एक्चुअली में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड घटाते हैं। और फ़ायदा क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पोटेंशियल घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा, और पोटेंशियल घटता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ओपोजिट रिलेशन है, वोल्टेज और कैपेसिटेंस में ओपोजिट रिलेशन है। मतलब अगर हम एक एग्जांपल से बताएं आपको, अगर V1 इज़ ग्रेटर दैन V2 इज़ ग्रेटर दैन V3, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो जस्ट ओपोजिट हो जाएगा। तो V1 का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो इसका कैपेसिटेंस C1 बहुत कम हो जाएगा, C1 इज़ लेस देन C2, एंड सबसे ज़्यादा किसका कैपेसिटेंस होगा? C3 का। समझ आ रहा है? बोलो। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा जिसका वोल्टेज ज़्यादा, पोटेंशियल ज़्यादा, उसका कैपेसिटेंस कम, जिसका वोल्टेज कम उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा। इसीलिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन पोटेंशियल फील्ड। जब पोटेंशियल और फील्ड मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जब घट जाएगा तो कैपेसिटेंस ऑलरेडी बढ़ जाएगा। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो ये था सब कुछ पैरेलल प्लेट सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से। इसका एक क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। अज्यूम कर लो यू हैव 3 कैपेसिटर्स, 1 2 एंड 3। 3 कैपेसिटर्स है आपके पास और तीनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है 9 पिकोफैरड, 9 पिकोफैरड एंड 9 पिकोफैरड। देखो पिकोफैरड और माइक्रोफैरड याद रखना। 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैरड एंड 1 पिकोफैरड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरड। जनरली क्वेश्चन पिकोफैरड या माइक्रोफैरड में ही आता है, बिकॉज फैरड कैपेसिटेंस के लिए बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसीलिए हम पिकोफैरड और माइक्रोफैरड में यूज़ करते हैं। आपको बताना है कि C इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट का कितना होगा। देखो क्या तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में है? बिल्कुल। क्या तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है तीनों का? फटाफट आंसर निकाल कर बताओ। अब ये क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। 3 कैपेसिटर्स है और तीनों का कैपेसिटेंस सेम है और सीरीज़ में है। सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? C/3 होगा। 3 कैपेसिटर्स है और तीनों इक्वल है तो C/3 का फॉर्मूला लगा दो। 9 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 3 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड। फॉर्मूला भी यूज़ करके निकाल सकते हैं हम लोग। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C1 मतलब 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 दैट इज़ इक्वल टू 3/9 विच इज़ इक्वल टू 1/3। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया? इसको अपोजिट कर दो।
ये 1/3 1/c इक्विवेलेंट का वैल्यू है ये, तो c इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा 3 पिकोफैराड। तो ये हो गया आपका आंसर। समझ आ गया। सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, चार्जेस एंड पोटेंशियल वाला लेक्चर बाद में लाएंगे कि इसके बीच में चार्ज कितना होगा, इसमें पोटेंशियल कितना होगा, इसमें चार्ज कितना होगा। अभी सिर्फ समझो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालना है आपको, क्योंकि बेसिक लेक्चर है, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे बात करेंगे हम लोग। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जब आपको फाइंड करना हो कि कितना चार्ज है हर एक कैपेसिटर के बीच में, कितना पोटेंशियल है हर एक कैपेसिटर के बीच में। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट एंड तक अच्छे से देख लोगे और हर एक पॉइंट को जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रख लोगे तुम, तो तुम्हें बेसिक में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कैपेसिटर्स में, क्योंकि दिस पॉइंट्स आर एनफ। चाहे तुम किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो या किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए एनफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव 3 पैरेलल कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर्स लेंगे, 1 2 एंड लास्ट वन इज 3। ये हो गया 3 कैपेसिटर्स और तीनों को हम कनेक्ट कर देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो जब इस तरह से कनेक्ट किया जाए ना, कैपेसिटर्स को जब इस तरह से कनेक्ट करो सच दैट सारे कैपेसिटर का फर्स्ट एंड, देखो ये इस कैपेसिटर का फर्स्ट एंड, इस कैपेसिटर का फर्स्ट एंड और इस कैपेसिटर का फर्स्ट एंड सब एक साथ कनेक्टेड है, और सेकेंड वाले प्लेट का एंड सब एक साथ कनेक्टेड है। तो इस वाले कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1, इसका मान लेते हैं C2 और इसका मान लेते हैं कैपेसिटेंस है C3। इनको हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे पोटेंशियल देने के लिए, ताकि इसमें चार्ज फ्लो कर पाए। तो ये हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं एक बैटरी से। मान लेते हैं इस बैटरी का पोटेंशियल है V, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अब देखो होगा क्या, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। लेट अस अज्यूम कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है V और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 0। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V - 0 V हो गया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 0, सॉरी V - 0 इज V। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, इस वायर के थ्रू आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कोई सर्किट एलिमेंट मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ तक कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं मिला। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं V। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये 0 वोल्ट पे है, आगे बढ़ो, क्या कोई सर्किट एलिमेंट मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। यहाँ तक सेम पोटेंशियल होगा जितना वहाँ पे, मतलब 0 वोल्ट। अब देखिए ये वाला कैपेसिटर एक एंड इसका V वोल्ट पे कनेक्टेड है, एक एंड इसका 0 वोल्ट पे कनेक्टेड है। इस वाला कैपेसिटर को देखो, इसमें एक एंड V वोल्ट पे और एक एंड 0 वोल्ट पे। इस वाला कैपेसिटर को देखो, एक एंड V वोल्ट पे, एक एंड 0 वोल्ट पे। इसका पोटेंशियल डिफरेंट V - 0 कितना V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। इस वाले का V - 0 V, इस वाले का V - 0 V, मतलब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस है सेम। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था सीरीज़ में कि पोटेंशियल जब तक बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आता है तब तक पोटेंशियल बराबर रहता है, अलग अलग नहीं होगा। तो तीनों का पोटेंशियल बराबर है। चार्जेस को देख लेते हैं। सो फ्रॉम हेयर चार्जेस कुछ निकला होगा। चार्ज हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निकालना, जितना चार्ज निकालना बैटरी में उतना चार्ज वापस जाना चाहिए। यहाँ से चार्ज निकला Q, यहाँ से चार्ज Q निकला, मस्ती से चलाइए। अब इस पॉइंट पे चार्ज को 3 रास्ते मिले, तो ये डिवाइड कर गया। यहाँ चला गया चार्ज Q1, यहाँ चला गया चार्ज Q2 और यहाँ चला गया चार्ज Q3। मतलब इस वाले कैपेसिटर में Q1 का चार्ज जा रहा है, इस वाले में Q2 चार्ज जा रहा है और इस वाले में Q3 चार्ज जा रहा है। ये Q1 यहाँ से फॉलो करता हुआ Q1 इधर फॉलो किया, फिर Q2 इधर गया, फिर यहाँ से Q3 बहते फिर इधर चला गया। वापस से ये Q1 + Q2 + Q3 यहाँ पे मिल करके कितना बना दिया Q1, क्योंकि Q ही डिवाइड हो रहा था ना Q1, Q2 और Q3 में, तो तीनों मिल करके तो वापस Q बनाएगा। तो जितना बैटरी से हमने चार्ज निकाला था उतना बैटरी को चार्ज देना पड़ गया। तो इसमें 2 पॉइंट्स आप लिखो। फर्स्ट पॉइंट तो आप ये लिखो कि चार्ज अक्रॉस ईच
charge across each capacitor is different. Charge across each capacitor is different. तीनों कैपेसिटर में चार्ज थोड़ा, जस्ट अ सेकेंड, इसमें थोड़ा सा छिप गया है। एक सेकेंड रुक जाओ, चलो इतना में काम चल जाएगा। हाँ, तो चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, चार्ज अलग अलग होगा। फर्स्ट वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज है, Q1 है, सेकंड में Q2 है, थर्ड में Q3 है। मैं इसको यहाँ पे दूसरे कलर से लिख ले रहा हूँ। ये है Q1 इसमें, और ये है Q2, और ये है Q3, लेकिन वोल्टेज तीनों में बराबर है, तीनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। सेकेंड पॉइंट इसमें जो आपको याद रखना है, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। चलो, तो हम इन तीनों कैपेसिटर्स के प्लेस में सिर्फ एक कैपेसिटर लगाना चाहते हैं, तो वो लगाने के लिए हमें हम चार्ज डिवाइड कर रहे हैं, तो चार्ज हम लिखेंगे, टोटल चार्ज हो जाएगा सर्किट में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये है टोटल चार्ज इन द सर्किट। ये है चार्ज इन द फर्स्ट कैपेसिटर प्लस चार्ज इन द सेकेंड कैपेसिटर प्लस चार्ज इन द थर्ड कैपेसिटर। सो टोटल चार्ज इन द सर्किट इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इंटू टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q बाई V, वहाँ से आया फॉर्मूला आया है। सो ये है C इक्विवेलेंट, और ये है वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट। नाउ यहाँ से Q1 का वैल्यू क्या आएगा, Q1 आ जाएगा C1 इंटू V, इजंट इट। Q1 का वैल्यू क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस और इसका पोटेंशियल, C1 इंटू V। सिमिलरली ये आ जाएगा C2 इंटू V, सिमिलरली ये आ जाएगा C3 इंटू V। यहाँ से आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे V कॉमन आएगा, फिर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये V और ये V कैंसिल कर दो, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन गया C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट मीन्स अगर हमारे पास कैपेसिटर्स है और वो कनेक्टेड है पैरेलल में, तो हम सिंपली सारे कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस को सिंपली ऐड कर देंगे, तो हमें पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है, क्लियर है। अब देखो, अब इसमें और क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है आपको, अगर n कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, 4 n कैपेसिटर्स इन पैरेलल, n कैपेसिटर्स इन पैरेलल, क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक जाएंगे, Cn तक जाएंगे। ये हो जाएगा n कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देख लेते हैं किस रेशियो में ये डिवाइड होता है। तो रेशियो में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ देखो डिवाइड क्या कर रहा है, चार्ज डिवाइड कर रहा है, तो चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे Q1 इज़ टू Q2 इज़ टू Q3। चलो, Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1V, Q2 का वैल्यू C2V, Q3 का वैल्यू C3V। क्या पोटेंशियल सब में से कैंसिल हो रहा है, मतलब C1 इज़ टू C2 इज़ टू C3। मतलब ये हुआ कि द रेशियो ऑफ द चार्ज इन ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस इन ईच कैपेसिटर। गॉट इट। मतलब चार्ज किस रेशियो में डिवाइड होता है, जिस रेशियो में कैपेसिटेंस डिवाइड होता है उसी रेशियो में चार्ज डिवाइड होगा। जिसका चार्ज ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस भी ज़्यादा। बात लॉजिकल लग रहा है ना। देखो, कैपेसिटेंस होता है क्या, कैपेसिटर मतलब क्या, कि जो डिवाइस चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाए, अच्छा चार्ज, अच्छा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर पाए, वो अच्छा कैपेसिटेंस कहलाता है, इजंट इट। नाउ यहाँ पे देखो, चार्ज जिसका ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आ गया ना, रेसिप्रोकल तो नहीं आया। इससे पहले क्या आ रहा था, V1 इज टू V2, पैरेलल में सीरीज में क्या आ रहा था, V1 इज टू V2 इज टू V3 इज इक्वल टू 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3। वहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जा रहा था कैपेसिटेंस, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस ऊपर में ही है, डिनोमिनेटर में नहीं जा रहा है। उसमें था कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना कम कैपेसिटेंस, लेकिन यहाँ देखो डायरेक्ट रिलेशन आ गया। मतलब मोर इज द चार्ज मोर इज द कैपेसिटेंस, मोर इज द चार्ज more is the capacitance, more is the capacitance। ये इंपॉर्टेंट है,
जितना ज़्यादा चार्ज होता है कैपेसिटर के अंदर, जितना ज़्यादा ये चार्ज स्टोर कर लेता है उतना अच्छा कैपेसिटेंस इसका माना जाता है। लेकिन वोल्टेज, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना कम चार्ज स्टोर कर पाएगा और उतना कम इसका कैपेसिटेंस बनेगा। एक एक लाइन जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर लिख सकते हो तो लिख लो नोट्स में, इसको बार बार देखना। जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। हिंदी में ही लिखो आराम से, जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना कम चार्ज स्टोर करेगा और उतना कम कैपेसिटेंस होगा। समझ आ गया है? क्लियर है? चलो, ये पैरेलल में बस इतना ही था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करना है यहाँ पे, ये डेरिवेशन हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, डेरिवेशन इसे ही कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ डिस्कस करेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, आखिरी क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 2, 3 एंड 4 पैरेलल में। ओके, हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 2 पिकोफैराड, एक का है यह है 3 पिकोफैराड एंड द लास्ट वन इज 4 पिकोफैराड। आपको बताना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, बता सकते हो? यस, देखो तीनों पैरेलल में है ना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा 9 पिकोफैराड। क्या ये फॉर्मूला, क्या ये सेम फॉर्मूला रेजिस्टेंस में हम सीरीज़ में पढ़ते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 रेजिस्टेंस में सीरीज़ में हो जाता था, आप चैप्टर 3 में ही पढ़ोगे, और ये यहाँ पे हो गया है पैरेलल में, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बात समझ आ गई? क्लियर है? सबसे आसान होता है ये पैरेलल वाला, सिंपली आप ऐड कर दो निकल जाएगा। अब चलो यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। 3 कैपेसिटर्स लेते हैं, 3 कैपेसिटर्स को, तीनों को एक बार हम सीरीज़ में कनेक्ट कर लेते हैं, एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। ये 3 कैपेसिटर हैं हमारे पास, इसका मान लो है 1 पिकोफैराड कैपेसिटेंस, इस वाले का 2 पिकोफैराड और इस वाले का 3 पिकोफैराड, ये सीरीज़ में है। और एक और ले लेंगे, इसको हम पैरेलल में रखेंगे, 1, 2 एंड 3। समझना इसको, ये तीनों है पैरेलल में। चलो, तो ये 3 कैपेसिटर्स पहले सीरीज़ में कनेक्ट किया हमने, अब इन्हीं 3 को हम पैरेलल में डाल देते हैं, 1 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड एंड 3 पिकोफैराड, पहले सीरीज़ में फिर उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट किया गया। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 विच इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है यहाँ पे, देखना, ये हो गया इसका एलसीएम 6 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना आ गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/6। दैट मीन्स हमारे पास C इक्विवेलेंट आया है 6 डिवाइडेड बाई 11 पिकोफैराड, ये आया इक्विवेलेंट सीरीज़ में। पैरेलल में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। The C1 is given as 1 picofarad, C2 is given as 2 picofarad and C3 is given as 3 picofarad. So when we'll add these three values 3, 4, 5, 6 picofarad हमें आंसर मिलेगा। क्या नोटिस कर रहे हो तुम यहाँ पे, बता सकते हो क्या नोटिस कर रहे हो, बताओ। .5, ओके, इसका वैल्यू 0.5। हाँ चलिए बताइए। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट तुम बना सकते हो इसका, दैट जब 3 कैपेसिटर्स को जिसका कैपेसिटेंस हमें पता है, 3 कैपेसिटर्स को जिसका कैपेसिटेंस हमें पता है, अगर इन तीनों को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे
तो जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू है उससे भी कम आएगा। देखो इन तीनों में सबसे कम वैल्यू इसका था, तो इससे भी कम वैल्यू आ रहा है 0.5 पिकोफैराड। कब ऐसा आएगा? जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। और जब तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, मतलब 3 पिकोफैराड, इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी ज़्यादा आएगा। मतलब ये कि आपके पास गिवन कैपेसिटर से ही आप कैपेसिटेंस ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। अगर आपको कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए तो आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, अगर आपको कैपेसिटेंस कम चाहिए तो आप सीरीज़ में कनेक्ट कर दो। अब हम जो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है ये वाला, इसको हम इस सब को हटा करके, इन सब को हटा करके अगर इस पूरे सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर डाल दें, इस पूरे सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर डाल दें जिसका कैपेसिटेंस है 0.5 पिकोफैराड, तो ये उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना वो तीनों मिल करके उतना ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था। मतलब तीनों मिल करके जितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, अकेला ये 0.5 पिकोफैराड, अकेला ये कैपेसिटर उतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। और यहाँ पर भी जितना इफेक्ट ये तीनों प्रोड्यूस कर रहा था उतना वो मिल करके सिर्फ एक कैपेसिटर 6 पिकोफैराड का प्रोड्यूस कर पाएगा। ये फ़ायदा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ने से। मान लो तुम दुकान में गए, तुम्हें नहीं मिल रहा है 1 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड और 3 पिकोफैराड का कैपेसिटर अलग अलग नहीं मिल रहा है, और तुम्हें 6 पिकोफैराड का कैपेसिटर मिल रहा है, तो अगर तुम्हें ये पता होगा, बेसिक फिजिक्स का बेसिक ये चीज़ पता होगा कि किस तरह से हम उसी के बराबर हम किस तरह से कैपेसिटेंस बनाएंगे, तो आप ये ढूंढने के बजाय इसी को ले आओगे और इसी को अपने डिवाइस में कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि ये तीनों जितना मिल करके बना रहा है ये अकेला उतना बना रहा है। तो ये फ़ायदा होता है सीरीज़ में कनेक्ट करने से, कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और उन्हीं 3 कैपेसिटर्स को या उन्हीं कैपेसिटर्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। आप कमेंट करके बताओ आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसमें क्या इंप्रूवमेंट और होना चाहिए, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करने वाले हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में, सर्किट्स के लिए जो लेक्चर लाने वाले हैं उसमें आप किस तरह के क्वेश्चंस को चाहते हो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए, ये भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस तरह का टॉपिक प्रिपेयर करके आपको यहाँ पे इजीली समझा पाऊँ। ओके, हैव अ नाइस डे, टिल देन हैव अ नाइस डे, and keep revising and keep motivating and keep studying, keep improving. Thank you very much.